गरीब की भूख। धूलसिरस नामक एक गांव था जिसमें एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था सतबीर। उसके घर में उसकी पत्नी निर्मला रहती थी और एक बेटा बेटी भी थे। सतबीर दिन भर मेहनत करता था और वो जो कुछ भी कमाता था उसी से वो अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन की बात है, सतबीर अपने काम के लिए जा रहा था और उसे लेट हो रहा था। अरे निर्मला, कहाँ चली गई हो? वैसे ही मुझे आज काम के लिए लेट हो रहा है और तुम न जाने कहाँ चली गई हो। हाँ जी, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे निर्मला, इतनी देर हो गई, तुमने मुझे उठाया ही नहीं। आज ठेकेदार बहुत गुस्सा करेगा। मैंने तो आपको सुबह ही उठा दिया था। इधर देखो जरा, आपके लिए खाना भी थाली में रखा है और आपके डिब्बे में भी रख दिया है। मैं तो सुमित को बाहर नहला रही थी। मुझे क्या पता कि आप फिर से सो जाओगे। कल ज्यादा ही थकावट हो गई थी, इसीलिए आज उठा ही नहीं गया। सतबीर फिर अपने काम के लिए निकल जाता है। आज वो मन ही मन ये सोचता हुआ जा रहा था कि आज ठेकेदार उसे बहुत गालियां देगा और उसे ये भी डर था कहीं वो उसे काम से न निकाल दे। जाने की जल्दी में वो सड़क पर जाते हुए एक मोटरसाइकिल से टकरा गया और उसे चोट लग गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। अब मैं कैसे काम पर जाऊं? और अगर आज काम पर नहीं गया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और सतबीर वहीं सड़क पर बैठकर रोने लग जाता है। उधर निर्मला घर के कामों में व्यस्त थी। प्रिया बेटा, जाकर बाहर से कपड़े उठाकर लेकर आ जाओ। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, कपड़े भीग जाएंगे। अच्छा माँ, अभी लेकर आती हूँ। प्रिया कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है। तभी वो अचानक दौड़ दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। माँ माँ, पिताजी को चोट लग गई है, कुछ लोग उनको लेकर आ रहे हैं। निर्मला कुछ बोलती उससे पहले ही गांव के दो आदमी सतबीर को घर ले आते हैं। सतबीर की ऐसी हालत देखकर निर्मला के तो होश ही उड़ गए थे। वो सतबीर के पास जाती है। ये क्या हुआ तुम्हें? निर्मला, काम पर जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा पैर मुड़ गया है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये रास्ते में बंसी भैया और जग्गू की मदद से घर पहुँचा हूँ। जग्गू और बंसी सतबीर को घर छोड़कर वापस चले जाते हैं और निर्मला गांव के वैद्य को बुलाने के लिए उनके पास जाती है। थोड़ी ही देर में निर्मला वैद्य को लेकर घर पहुंचती है। वैद्य जी सतबीर का पैर अच्छे से देखते हैं और उसके पैर पे लगाने के लिए दवाई दे देते हैं। तुम्हारे पैर के अंदर की हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम्हें अब कम से कम 1 महीना घर पर बैठना होगा। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ और ये मरहम भी, इसकी रोज मालिश करना। वैद्य जी सतबीर को सब कुछ समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। वैद्य जी तो चले जाते हैं, लेकिन अब सतबीर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 1 महीने तक घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अब क्या होगा निर्मला? अब हमारा घर कैसे चलेगा 1 महीने तक? आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अरे निर्मला, तुम अब भी भगवान पर भरोसा करने की बात कर रही हो? अरे अगर भगवान को हम गरीबों की सुननी ही होती तो मुझे ये चोट ही क्यों लगती? सुनो जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या पता कोई बड़ा हादसा हो जाता और भगवान की कृपा से बस आपके पैर पे ही चोट लगी है और 1 महीने में तो आप फिर से ठीक हो जाओगे। बातों ही बातों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। निर्मला रात का खाना बनाती है और फिर सारा परिवार खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए निर्मला को अगले दिन की चिंता सता रही थी कि अब कल का गुजारा कैसे होगा। हे भगवान, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कल सुबह बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा करती हूँ, मैं ये रोटी सुबह के लिए बचा लेती हूँ। निर्मला, क्या हुआ? तू खाना खाते रुक क्यों गई? बस जी, मेरा पेट भर गया। आज दिन में कुछ ज्यादा खा लिया था, इसलिए अब रात को खाया नहीं जा रहा है। ये रोटियां मैं सुबह खा लूंगी। सतबीर सब समझ जाता है कि निर्मला ऐसा क्यों कर रही है। वो भी अपनी एक रोटी निर्मला को दे देता है और पेट भरने की बात कहता है। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन निर्मला को नींद नहीं आ रही थी। वो तो अगले दिन के बारे में सोच रही थी। मुझे ही कुछ करना होगा,
क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चों को भूखा रहना होगा और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। कल सुबह ही किसी काम की तलाश में निकल जाऊंगी। सुबह हो जाती है और निर्मला रात की बची रोटियां बच्चों और सतबीर को देकर घर से निकल जाती है। वो किसी काम की तलाश में निकलती है। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिलता और वहीं दूसरी तरफ घर पर बच्चे भी अब भूख से बेहाल हो रहे थे। पिताजी, सुमित रो रहा है, उसे भूख लगी है, शाम होने वाली है, सुबह उसने बस एक ही रोटी खाई है। सतबीर बेचारे के तो मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। क्या करता वो अपना मुंह फेर कर रोने लगता है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मेरे बच्चे भूख से बेहाल हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ इनके लिए। थकी हारी निर्मला भी घर वापस आ जाती है और वो अपने घर की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। अपने घर का ये हाल देखकर उसका घर के अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वो वापस दूसरी ओर मुड़ जाती है। हे भगवान, मैं कैसे अपने बच्चों के सामने जाऊं खाली हाथ। वो बेचारे इस उम्मीद में होंगे कि माँ आएगी तो उनको खाना मिलेगा और कितनी परीक्षा लेगा भगवान। निर्मला चलते जा रही थी। उसको सामने ढाबा दिखाई देता है। वो ढाबे के मालिक के पास जाती है। साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पति को चोट लगी है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। मेरी मदद कीजिए साहब। चल चल आगे, तेरे जैसे यहाँ रोज न जाने कितने आते हैं जो झूठ बोलकर पैसे लेने की कोशिश करते हैं। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ साहब। बदले में मैं आपके ढाबे में कोई काम कर दूंगी साहब। मैं सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ साहब। मैं कल सुबह आपके ढाबे पे काम करने आ जाऊंगी। बस आप मुझे आज रोटी और सब्जी दे दीजिए साहब। निर्मला के इस तरह बोलने से ढाबे वाले को तरस आ जाता है और वो उसे कुछ रोटी और सब्जी दे देता है। चमन, जरा तो अपनी साइकिल पर इसका पीछा करके आ कि ये सच बोल रही है या झूठ। ठीक है उस्ताद, अभी आपको पूरी खबर सुनाता हूँ आकर। चमन साइकिल से निर्मला का पीछा करता है। निर्मला अपने घर पर जाती है और अपने पति और बच्चों को खाना देती है। प्रिया, सुमित, जल्दी आओ, देखो मैं सबके लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ। निर्मला, कहाँ से लाई तू ये खाना? यही पास में ही एक ढाबा है, उसका मालिक बहुत अच्छा है, वहीं से लेकर आई हूँ और कल से मुझे वहाँ खाने बनाने का काम भी मिल गया है। निर्मला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अगर मैं ठीक होता तो ये नौबत तुम पर कभी ना आती और बच्चे कभी भूखे नहीं रहते। अरे कैसी बातें करते हैं आप। अब ये चोट आपने जानबूझकर तो नहीं लगाई है ना। और बस 1 ही महीने की तो बात है, फिर आप भी ठीक हो जाओगे। सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। चमन उनको खिड़की से देखता है और अपनी साइकिल लेकर वापस दुकान पर पहुंच जाता है। आ गया चमन। क्यों, क्या वो औरत सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी? उस्ताद जी, मैं तो नजारा देख कर आ रहा हूँ, उससे तो मेरी आंखें ही भर आई हैं। मैंने भी बचपन में कई रातें भूखा सोकर गुजारी है। गरीब की भूख को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ साहब। रो मत चमन, मैं भी कई रातें भूखा रहकर आज इस दुकान को खोल पाया हूँ और भगवान से रोज इस बात का शुक्रिया करता हूँ और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी गरीब की भूख मिटा सकूं। रात हो जाती है। निर्मला के घर पर बच्चे सो गए थे और निर्मला और सतबीर आपस में बात कर रहे थे। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। कल से मैं उस ढाबे में काम करूंगी और हम चैन से खाना खा सकेंगे। फिर 1 महीने बाद आप भी ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ निर्मला, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे, क्योंकि एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि यदि हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो इनका जीवन भी हमारे जैसा ही होगा। हाँ जी, सच में हम अपने बच्चों को बड़ा अफसर बनाएंगे। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं।
सुबह निर्मला काम पर जाने से पहले अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दोपहर को खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? लेकिन माँ, क्या हम दोपहर तक भूखे रहेंगे? नहीं सुमित, मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। माँ आप जाओ, मैं इसे कुछ खाने के लिए दे दूंगी। निर्मला जानती थी कि घर में तो कुछ भी नहीं है। प्रिया सिर्फ सुमित को बहलाने के लिए ऐसा बोल रही थी। वो घर से बाहर जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर चमन आ जाता है। बच्चों, किसी को भी दोपहर तक भूखा रहने की जरूरत नहीं है। ये लो बहन, साहब जी ने तुम सबके लिए खाना भेजा है और अब तुम खाने की चिंता मत करना। तुम्हारे तीनों वक्त का खाना मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दिया करूंगा। भैया, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? बहन जी, हमारे उस्ताद जी भी बहुत गरीब थे। उन्होंने रात दिन मेहनत की है और वो दुकान खोली है। जो भी मेहनती और ईमानदार होता है, हमारे उस्ताद जी जितना हो सके उसकी मदद करते हैं। बहन जी, हमारे उस्ताद जी भी बहुत गरीब थे। उन्होंने रात दिन मेहनत की है और वो दुकान खोली है। जो भी मेहनती और ईमानदार होता है, हमारे उस्ताद जी जितना हो सके उसकी मदद करते हैं। उस दिन से निर्मला उस ढाबे पर जाकर काम करने लगती है। वो सुबह और शाम वहाँ जाकर सब्जियाँ बनाकर आ जाती थी। सब उसकी बनाई सब्जी की बहुत तारीफ करते थे, तो तब से उनके बच्चे भी भूखे नहीं सोए और सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। और कुछ समय बाद सतबीर भी ठीक हो गया था और उसने भी काम पर जाना शुरू कर दिया था। उन दोनों ने अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया था। इस तरह अब उनका जीवन अच्छे से चलने लगा था। लालची पाव भाजी वाला। पाव भाजी खाओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ और खुश हो जाओ। अरे भाई, एक प्लेट पाव भाजी लगा दीजिए। आदमी की नजर ठेली पर लिखी कीमत पर जाती है। आपने तो बहुत महंगी पाव भाजी लगाई है, एक प्लेट 50 रुपए की। लेकिन क्या इतनी स्वादिष्ट भी बनाते हो? हाँ भाई, कोई कमी नहीं है मेरी बनाई हुई पाव भाजी में। कुछ ही देर में राजू पाव भाजी बनाकर दे देता है। वो आदमी जब पाव भाजी खाता है, अरे भाई ये तो ठीक ठाक ही है। पहले यहाँ एक अंकल आते थे, उनकी पाव भाजी तो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि सब उंगलियां चाटते थे और एक प्लेट 20 रुपए में देते थे। न जाने अब वो यहाँ क्यों नहीं आते। देता होगा, लेकिन ये 50 रुपए की है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। हमने भी तो कुछ कमाना है भाई। और वो आदमी भी पाव भाजी खाकर राजू को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। शाम तक राजू कुछ ही प्लेट पाव भाजी बेच पाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या आज भी सारा सामान ऐसे ही लेकर आ गया तू? पाव भाजी की ठेली लगाता भी है या ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती मार कर आ जाता है? हाँ, तुम दोनों को तो ऐसे ही लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता। यहाँ पूरा दिन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाओ, लेकिन उनको आपकी ये ठेली वाली पाव भाजी नहीं, बल्कि सुपरस्टार होटल की पाव भाजी खानी है, वो भी कम पैसों में। अरे तुमसे पाव भाजी खाएगा कौन? एक तो तुमने पहले ही दिन से पाव भाजी के पैसे बढ़ा दिए, ऊपर से लोगों को पिछले दिन की बासी भाजी खिला देते हो। तुम्हें कितने दिन से बोल रहा हूँ, सब्जी को अच्छे से पकाकर और मसाले धीमी आंच पर पकाया करो, भाजी इससे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लेकिन नहीं, अगर ऐसे बिना मन के काम करेगा तो कैसे चलेगा? अरे ये सब आप ही का तो किया धरा है। लोगों को 20 रुपए में फ्रेश बटर वाली पाव भाजी खिलाकर उनका दिमाग खराब कर दिया है आपने। अब तो ना उन्हें ज्यादा पैसे देने हैं और ऊपर से आपके वाला स्वाद भी चाहिए। खुद तो 20 रुपए में ही उम्र बिता दी, लेकिन मैं आपके जैसे मुफ्त में खिलाने वाला नहीं किसी को। कल से मैं वहां नहीं जाऊंगा, सोच लिया है मैंने। कल से मैं बड़े बाजार में जाऊंगा और अपनी ठेली वहीं लगाऊंगा। वहां पर सब अमीर लोग आते हैं, देखना वहां पर मेरी पाव भाजी जरूर बिक जाएगी। पिता के बहुत समझाने पर भी राजू कुछ नहीं समझता और अगली सुबह अपनी ठेली लेकर
बड़े बाजार चला जाता है। वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी और वहाँ और भी ठेली वाले थे। इस बाजार में बहुत लोग हैं। लगता है यहाँ मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। भाई, पाव भाजी कितने की है? जी 50 रुपए प्लेट है, कितनी लगा दूं? एक प्लेट लगा दो। राजू एक प्लेट पाव भाजी लगाता है और उस औरत को दे देता है। ऐसे आज कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आकर पाव भाजी खाते हैं और राजू खुश हो जाता है। और शाम को वो अपने घर जाता है और वो अपने पिता से बोलता है, देखो, आज 1000 रुपए कमाए हैं। देखना कुछ ही दिनों में मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। जितने पैसे आपने अपनी पूरी उम्र नहीं कमाए होंगे, उतने मैं कुछ ही महीनों में कमा लूंगा। बेटा, पैसों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दे। जिस दिन तू इस काम को अपना समझकर पूरे मन से करेगा, उस दिन तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पिताजी, आप हर रोज मुझे अपना ज्ञान मत दिया करो। मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। माँ, ये कुछ भाजी आज की बची है। इसे फ्रिज में रख दो। कल सबसे पहले इसे ही बेचूंगा और फिर नई बनाऊंगा। बेटा, तेरे पिताजी ने आज तक कभी बासी भाजी अपने ग्राहकों को नहीं दी। तभी तो ये गरीब रह गए और आज तक अपनी दुकान तक नहीं बना पाए। मैं अभी बहुत थक गया हूँ माँ। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। आप इन पाव और भाजी को फ्रिज में रख देना। और राजू सोने चला जाता है। राजू की माँ लक्ष्मी भी सारा सामान फ्रिज में लगा देती है। अगले दिन राजू वो बासी सामान ठेली पर रखकर बाजार जाता है और अपनी ठेली बाजार में लगा लेता है। भाई, एक प्लेट पाव भाजी देना। राजू कल की बची भाजी को गरम करता है और पाव को सेककर आदमी को देता है। जब आदमी पाव खाता है, अरे भाई, ये कैसा पाव है? बासी पाव दे रहे हो क्या? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? बासी क्यों दूंगा? वो तो पाव गरम करते समय ज्यादा सिक गया होगा। अच्छा, तभी सूखा सूखा लग रहा है। और वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। राजू मन ही मन सोचकर खुश होता है कि कैसे उसे उसने पागल बना दिया। ऐसे राजू अब अपनी खूब मनमानी करता और लोगों को झूठ बोलकर बासी पाव भाजी भी खिला देता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजू सुबह उठता है और अपनी ठेली पर सामान लगा रहा था और वो फ्रिज से कुछ भाजी निकाल रहा था। बेटा, ये भाजी तो बरसों की है। अब तो धूप भी होती है, ये खराब हो गई होगी। इसको यहीं रहने दे, मैं इसे जानवरों को डाल दूंगी। इतनी भी धूप नहीं होती माँ। और ये वैसे भी फ्रिज में ही तो रखी थी। इससे क्या होगा? कोई खराब नहीं है। राजू उसे ठेली पर रख लेता है। बेटा, अगर ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहा तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस करो, तुम दोनों कितना दिमाग खाते हो। राजू तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो इतना लालची हो गया था कि वो अब खराब चीज भी खिलाने से नहीं डरता था। और वो 2 दिन बासी पाव भाजी लेकर बाजार में चला जाता है। पाव भाजी खाओ जी, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ जी। भाई, 2 प्लेट पाव भाजी कर दो। राजू 2 प्लेट उन औरतों को दे देता है। वो जैसे ही उसे खाना शुरू करती हैं, अरे, ये भाजी तो खराब है। तुम्हें शर्म नहीं आती? खराब चीजें लोगों को खिला रहे हो। अरे मैडम जी, खराब नहीं होगी। वो मसाले शायद ज्यादा डाल दिए होंगे, उसी का स्वाद आ रहा होगा। अरे हाँ, ये तो खराब है। तुम हमें पागल बना रहे हो, बासी खराब खाना खिलाते हो लोगों को। अभी तुम्हें बताते हैं। और वो दोनों औरतें सब लोगों को वहां इकट्ठा कर लेते हैं। अरे मैडम जी, आप ऐसे मत करो। मुझे माफ कर दो। लोगों को मत बुलाओ मैडम। देखो देखो, सब देखो, ये ठेली वाला यहाँ पे लोगों को खराब खाना खिलाता है। आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और वो सब भी बताते हैं कि उन लोगों को भी उसने बासी पाव भाजी बेची है। लोग मिलकर उसकी ठेली को तोड़ देते हैं और उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं और उसे दोबारा वहां ठेला लगाने के लिए मना करते हैं। राजू अपनी टूटी हुई ठेली लेकर घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब?
राजू घर आकर अपनी सारी बात घर वालों को बताता है। लालच का फल तो यही होना था। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या आपको भी पाव भाजी पसंद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स।